हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर के आ गया हूँ सेकंड पार्ट, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। उसी चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग करी थी इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली में होती क्या है और कितने तरह की इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ी थी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। उसके बाद जाना था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और उसके बाद हमने देखा था ओम्स लॉ क्या कहता है और ओम्स लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस थी, वो ग्राफ होता है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था रेजिस्टेंस, एक जो नया टर्म्स यूज किया गया था ओम्स लॉ के अंदर, और रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने एक रेजिस्टिविटी ड्राइव की थी फॉर्मूले से। नाउ आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। जितने भी हमारे रेजिस्टर्स होते हैं हम उनको अरेंज करेंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे दो अलग अलग मेथड में। एक होगा हमारा सीरीज वाला मेथड, एक होगा हमारा पैरेलल वाला मेथड। अब दोनों मेथड के अंदर हम क्या देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स हैं, उनको हम अरेंज करने के बाद कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर कैसे फाइंड आउट की जाती है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम पता करेंगे कि हीट टोटल कैसे फाइंड आउट की जाएगी अगर किसी करंट में से या किसी रजिस्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शंस। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रजिस्टर्स हैं अलग अलग और उनको हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कनेक्शंस के अंदर जोड़ रहे हैं। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, चैन होती है, तो जैसे चैन के अंदर एक कड़ी दूसरी कड़ी से साथ जुड़ी होती है, इसी तरह से हमने क्या करा, रजिस्टर्स लिए। रजिस्टर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। हो सकता है वो हमारा टेलीविजन हो सकता है वो रेफ्रिजरेटर हो सकता है वो एसी हो, सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो एज्यूम करके चल लो मैं यहाँ पर रजिस्टर्स की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, तीन इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, तीन रजिस्टर्स ले लिए, जिसका नाम मैंने दे दिया R1, R2 और R3। तो ये तीन हमारे इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स हैं। अब तीनों का कुछ ना कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा। अगर मैंने उनको क्या करा, तीनों को सीरीज के अंदर, सीरीज का मतलब हो गया पहले का पहला कनेक्शन करा, फिर उसके बाद वायर से दूसरे को जोड़ा, फिर उसके बाद तीसरे को जोड़ा, तीनों को एक लाइन के अंदर सीक्वेंस के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे निकालना है पूरे सर्किट के अंदर जो तीनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या देखा, कनेक्शन देखा। मैंने यहां पर बैटरी ली। बैटरी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जाता है सवाल कि आपको 2 वोल्ट की सेल दे रखा है और 5 सेल आपस में जोड़ दिए गए। तो आपको याद रखना कि बैटरी और सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक। अगर आपको बैटरी दे रखी है, यहां पर सपोज करो मैंने दे रखा है 10 वोल्ट का, तो ये हो गई 10 वोल्ट की बैटरी, आप डायरेक्टली मेंशन कर दोगे। अगर कई बार लिखा होता है कि हमने 2-2 वोल्ट के 5 सेल ले रखे हैं, तो 2-2 वोल्ट के 5 सेल ले रखे हैं, तो भी टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना आएगा, 10 वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका भी अलग हो सकता है पेपर के अंदर। अब सपोज करो यहां से कुछ करंट जा रहा है, इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया आई, ठीक। अब ये जो आई गया है, पहले रेजिस्टेंस ने इसने कुछ क्या करा होगा, कंज्यूम किया होगा। तो जो ये कंज्यूम करेगा वो आई को कंज्यूम नहीं करेगा, क्यों? आई क्या है, चार्ज है। जितना चार्ज यहां से जाएगा उतना ही चार्ज वो वहां से वापस आ जाएगा। ये कंज्यूम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो जो इसका वोल्टेज था, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं V वोल्टेज है इसका, बैटरी का। अभी 10 वोल्टेज नहीं मानते हम, सिर्फ अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर मैंने क्या करा, V वोल्टेज सप्लाई करा। अब V वोल्टेज यहां से गया तो रेजिस्टेंस ने कुछ ना कुछ कंज्यूम करा वोल्टेज, और ये कंज्यूम कर लिया हमारा V1। इसी तरह से जो बचा कुचा वोल्टेज गया वो दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे गया, तो इसने भी कुछ ना कुछ क्या करा होगा, वोल्टेज कंज्यूम कर लिया होगा, और जो करा है V2। उसके बाद जो बचा कुचा वोल्टेज है वो गया तीसरे वाले के पास, और तीसरे ने भी क्या करा, जो भी वोल्टेज मिला उसको वो इसने कंज्यूम कर लिया। तो जितना भी वोल्टेज मैं सप्लाई कर रहा हूं वो वोल्टेज तीनों के अंदर डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया। वो डिपेंड करेगा इनके रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा, जिसका कम रेजिस्टेंस है वो कम वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो वोल्टेज तीनों ने अलग अलग डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो मैंने करंट सप्लाई किया था, चार्जेस आई, वो जितना यहां से जा रहा था चार्ज उतना ही आएगा, यानी कि करंट वापस आ रहा है सारा का सारा, और वो सारा कहां चला गया, बैटरी के अंदर, ठीक है। ये हमारा एम्पियर एमीटर है, यानी कि एम्पियर को मेजर कर रहा है। ये हमारी की है,
ये भी हम मेंशन करेंगे जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब जरा यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, ओम्स लॉ लगाने वाले। ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक, यहां पर मैं अभी टोटल की बात करूंगा। टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इक्वल टू टोटल R यानी कि रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं इस सर्किट की। इस सर्किट के अंदर जो मैंने टोटल वोल्टेज यूज किया है वो है V, और टोटल वोल्टेज हमारा कितना, तीनों ने यूज कर लिया, तो वो हमारा टोटल वोल्टेज बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो मैंने यहां लिख दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये आ गया हमारा टोटल वोल्टेज। नाउ अब V इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, IR। अब मैं पूछूं आपसे कि V1 जो हमने वोल्टेज 1 इसने यूज कर रहा है वो कितना करेगा, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू होता है IR। तो I तो सब में कांस्टेंट है, सब में सेम ही है। R क्या हो जाएगा हमारा R1, तो V1 इक्वल टू IR1। इसी तरह से अगर मैं पूछूं यहां पर V2 तो V2 हो जाएगा IR2, और इसी तरह से अगर मैं यहां पूछूं V3 क्या हो जाएगा हमारा, V3 हो जाएगा IR3। ठीक, अब मैंने क्या करा यहां पर, जो V1 V2 V3 है इन तीनों की वैल्यू यहां से उठाकर रख दी, IR1 IR2 IR3। तो जो टोटल वोल्टेज है हमारा वो निकल के आएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक, यहां पर हमने देखा था टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इक्वल इनटू में टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं यहां से टोटल वोल्टेज निकालूंगा तो ये क्या रहेगा हमारा I और R। तो V की जगह मैंने क्या रख दिया, I और R। ठीक, यहां पर IR1 IR2 और IR3 तीनों में I कॉमन है, मैंने I कॉमन ले लिया यहां पर, और बचेगा क्या यहां पर ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, I से I कैंसिल आउट हो गया क्योंकि टोटल I था। यहां बचेगा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या निकल कर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि अगर हमारा कनेक्शन सीरीज के अंदर होगा और हमसे पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डायरेक्टली, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके अंदर याद रखना है करंट स्प्लिट नहीं होता है, हमारा पोटेंशियल तीनों ने कंज्यूम करा है, तो टोटल हमारा पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं अगला जो सेकंड कनेक्शन है उसके अंदर हम किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमारा अगला कनेक्शन है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शंस। अगर हमारे रेजिस्टर्स किसके अंदर होंगे, पैरेलल कनेक्शंस के अंदर होंगे, तो हम कैसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आपको याद रखना है कि जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल जब होते हैं जब एक ही कनेक्शन से तीनों अलग अलग वायर से जुड़े हुए होंगे। यहाँ वहां पर क्या था, एक ही वायर से तीनों जुड़े हुए थे, यहां पर एक ही पॉइंट से तीनों अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक बैटरी ले ली यहां पर जिसका पोटेंशियल वोल्टेज यानी कि V, और यहां से करंट गया और तीनों रेजिस्टेंस ने क्या करा, यूटिलाइज करा। यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर जो भी हमारा करंट जा रहा है, करंट यानी कि चार्ज है। अब चार्ज क्या कर रहा है, यहां पर तीन अलग अलग वायर के अंदर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सपोज करो यहां पर कुछ पानी जा रहा है पाइप के अंदर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर से जा रहा है और वो तीन अलग अलग छोटे पाइप से जाकर के जुड़ गया है, तो क्या होगा, वो पानी है यानी कि जो चार्ज है वो क्या होगा, तीनों में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंगली स्प्लिट हो जाएगा जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर होगा क्या एग्जैक्टली में, जो चार्ज है यानी कि जो करंट है, करंट जाकर के तीनों वायर के अंदर अलग अलग स्प्लिट होगा। तो पहला वाला जो वायर है इसके अंदर जो करंट जाएगा वो हम एज्यूम करते हैं I1, सेकंड वाले में जाएगा I2 और थर्ड वाले में जाएगा हमारा I3। यानी कि यहां पर जो स्प्लिट होगा वो क्या होगा, हमारा चार्ज यानी कि करंट स्प्लिट होगा। उसके बाद ये कुछ पोटेंशियल यूज करेंगे, पोटेंशियल याद रखना सेम रहेगा क्योंकि जो V है एक काइंड ऑफ द प्रेशर है। अब जब तीन पानी के पाइप के अंदर पानी चला गया तो जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ये आप समझ सकते हो। तो वोल्टेज तीनों के अंदर सेम ही होगा, सिर्फ स्प्लिट क्या होगा, करंट होगा। यहां पर भी आया I1, यहां पर भी वापस आया I2 और यहां पर भी वापस आया I3, तीनों जुड़ गए, बन गया टोटल I। ये हमारा एम्पियर हो गया, एमीटर हो गया। जुड़ने के बाद ये I वापस आ रहा है, ये हमारी की है, और यहां से I आते हुए वापस बैटरी के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कनेक्शंस, यानी कि किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का वही फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आए, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल की, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। मैं यहां पर बात करूंगा टोटल I की, जो हमारा करंट है। टोटल करंट कैसे निकलेगा, वोल्टेज अपॉन में R। इसी को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R। याद रखना है I इक्वल टू V अपॉन में R।
अब यहां पर हुआ क्या है, स्प्लिट क्या हुआ है, करंट स्प्लिट हुआ है। तो यहां पर हमारा जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों का मैं करंट ऐड करूंगा तो वो टोटल मेरे I के बराबर आएगा। यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर। नाउ I1, अब हम I1 कैसे निकालेंगे, I1 का तुम्हें फॉर्मूला पता होता है, करंट हमारा क्या होता है, V अपॉन में R होता है। अब इस पर जो I की वैल्यू होगी I1 की, वो क्या होगी, V अपॉन में R। V तीनों में सेम था तो V हमारा V का V ही रहेगा, अपॉन में R हमारा क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि यूज कौन कर रहा है, R1 यूज कर रहा है। इसी तरह से जो हमारा R2 है, सॉरी I2 है, I2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, V सेम है सबके लिए और यूज कौन कर रहा है, R2, तो V अपॉन में R2। इसी तरह से I3 के लिए V अपॉन में R3। ठीक, तो यहां से मैंने तीनों की I की वैल्यू उठा करके रख दी। तो I1 क्या था हमारा, V अपॉन में R1, तो I1 क्या है हमारा, V अपॉन में R1, प्लस I2 क्या निकला हमारा, V अपॉन में R2, और I3 क्या निकला, V अपॉन में R3। टोटल करंट हमने क्या निकाला था, V अपॉन में R, कैपिटल V अपॉन में कैपिटल R। अब यहां पर देखो V तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। यहां पर क्या बचा, V अपॉन में R, V से V कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब आपको याद कैसे रखना है कि हमारा क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे तो ये हमारा तीनों का रेसिप्रोकल का सम होगा, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमारा कनेक्शन किसके अंदर होगा, पैरेलल के अंदर होगा। ठीक है, अब पेपर में जो जनरली पूछा जाता है, या तो सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा या फिर कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि हम घरों के अंदर कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, सीरीज वाला करते हैं या पैरेलल वाला करते हैं, और क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होता है। तो चलो एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों कनेक्शन ले लिए, यहाँ पर हमारा पैरेलल वाला कनेक्शन है और यहाँ पर हमारा सीरीज वाला कनेक्शन है। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से रेजिस्टेंस ज्यादा किसका आता है। सपोज करो मेरे पास 3 बल्ब है और तीनों हमारे 100 वॉट के, ठीक है, या 100 रेजिस्टेंस मान लो ओम के, तो ये भी हमारा R1 हमारा 100 का है, R2 भी हमारा 100 ओम का है, और थर्ड हमारा R3 भी 100 ओम का है। ठीक है, अब मैंने तीनों को क्या कर दिया, सीरीज के अंदर जोड़ दिया, तो मुझे पता है टोटल जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल आ गया 300। ठीक, यानी कि मेरे घर में जो यूज हो रहा है रेजिस्टेंस वो कितना हो रहा है, 300 ओम। अगर मैं उसको कनेक्ट करूंगा सीरीज के अंदर, बात करूं अगर मैं पैरेलल की, तो ये भी हमारे पास 100 है, ठीक है, ये भी 100 के। अब मैंने तीनों को जब जोड़ा तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में 100 प्लस 1 अपॉन में 100 प्लस 1 अपॉन में 100। यहां रहेगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 3 अपॉन में 100। इसको थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो R की वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 3, यानी कि आ गया 33.3 ओम। अब जरा कंपैरिजन करो, अगर मैं सीरीज के अंदर जोड़ता हूं तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 300, मैंने पैरेलल के अंदर जोड़ा तो टोटल रेजिस्टेंस आया सिर्फ 33.3। तो रेजिस्टेंस कम किस में आया, पैरेलल के अंदर आया, यानी कि जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी, कंज्यूम होगा, अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूं तो कम आएगा बिजली का बिल, और अगर मैं सीरीज के अंदर जोड़ता हूं तो मेरा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो पहला बेनिफिट यही है कि इसके अंदर पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरी बिजली की खपत भी कम होगी। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट, ये आपको याद रखना है बेनिफिट के अंदर या कंपैरिजन के अंदर, कि पैरेलल वाला हमारे लिए बेस्ट होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम कम हो जाएगा। सेकंड, अगर मेरा कोई भी अप्लायंसेस यानी कि कोई बल्ब है वो फ्यूज हो गया, या कोई भी रेजिस्टेंस है वो खराब हो गया, खराब हो गया यानी कि यहां से ब्रेक हो गया, सपोज करो मेरा R1 ब्रेक हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद जो भी यहां से करंट आ रहा था, क्या वो करंट पास होगा, R2 क्या यूज करेगा, R3 क्या यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसका केवल एक ही कनेक्शन है, वायर, और वही वहीं से बीच में ब्रेक हो गया तो इसमें तो करंट जा ही नहीं पाएगा। तो अगर एक मेरा रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो बाकी के रजिस्टर्स वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास करंट नहीं पहुंचेगा। अगर मैंने यहां पर क्या करा, पैरेलल के अंदर मेरा सपोज करो R1 खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो करंट हमारा I2 और I3 में तो जाएगा,
तो इसके अंदर होगा क्या कि अगर मेरा कोई भी रजिस्टर्स खराब होगा, फ्यूज होगा, ब्रेक होगा, तो बाकी के जितने भी अप्लायंसेस हैं, जो भी मेरे बाकी के गैजेट हैं, वो सारे के सारे वर्क करेंगे। अगर मैं कनेक्शंस किसके अंदर करता हूं? पैरेलल कनेक्शन करता हूं। घरों के अंदर जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं, सारा का सारा पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि इसके बेनिफिट होते हैं। अगर एक कोई चीज खराब होती है तो बाकी की चीजें वर्क करती है, अगर हम पैरेलल से कनेक्शन करेंगे। तो आपको ये दो बेनिफिट याद रखने, पहला रेजिस्टेंस कम हो गया, दूसरा हमारे बाकी के गैजेट या बाकी के जो भी हमारे अप्लायंसेस है वो सारे के सारे वर्क करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलो हम देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। न्यूमेरिकल होगा बट वो जनरली पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to the 6 volt battery। कनेक्शंस आपको दे रखा है, कई बार दिया भी नहीं होता, डायरेक्टली पूछा जाता है, और दे रखा होता है कि किस तरह से आपको खुद से कनेक्ट करना है, कि सीरीज में या पैरेलल में। बट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन में? सीरीज के अंदर है। जो रेजिस्टेंस दे रखा है किसी रजिस्टर्स का या कंडक्टर्स का, कितना दे रखा है? 4 ओम। तो यानी कि एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और जो हमारी लैंप है, लैंप का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 ओम, यानी कि बल्ब है और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 20 ओम। नाउ बैटरी कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट की। ये बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की। यू हैव टू कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का, करंट निकालना है टोटल थ्रू आउट द सर्किट, और उसके बाद निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो हमारा V होगा अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर, यानी कि लैंप के अंदर कितना यूज हो रहा है और कंडक्टर के अंदर कितना यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए वाला पार्ट। ए में हम क्या निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है कि कनेक्शन हमारा सीरीज का है, तो सीरीज के अंदर हो जाएगा फॉर्मूला ये R इक्वल टू R1 प्लस R2, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के क्या कितना आ गया? 4 ओम प्लस 20 ओम, ये टोटल आ गया 24 ओम। ठीक है, बहुत इजी था। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड क्या कह रहे हैं? द करंट थ्रू द सर्किट। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। अब हमें I की वैल्यू निकालनी है। अब Y के लिए हम क्या निकालेंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट, टोटल R। हमें निकालना है यहां से I की वैल्यू निकालनी है। I इक्वल टू क्या रहेगा? V अपॉन में R, और V हमारा कितना है? 6 वोल्टेज की बैटरी है। R हमारा कितना निकला? टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला? 24, तो 6 अपॉन में 24, ये सॉर्ट करोगे तो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 एम्पियर। कितना करंट आएगा इसमें? 0.25 एम्पियर। ठीक, नाउ बी भी हो गया। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर। जो इसने, यानी कि हमारा क्या है? कंडक्टर, इसने जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया, सपोज करो V1, जो लैंप यूज कर रही है सपोज करो V2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ C1, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लैंप, लैंप के लिए मैंने क्या माना है? V2 माना है। तो V2 हमारा क्या रहता है? V इक्वल टू IR होता है, तो V इक्वल टू IR2। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसको मैंने क्या माना है? 4 ओम, यानी कि V1, तो V1 इक्वल टू IR1। अब वैल्यू पुट कर दो, यहां से V2 की वैल्यू कितनी आएगी? I हमने कितना निकाला? 0.25, 0.25, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? V2 की। 0.25 इंटू में R2 कितना है हमारा? 20, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 20 की मल्टीप्लाई होगी 0.25 से, आ गया 5 ओम आएगा, 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ओम। यहां से निकालो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? I, यानी कि I हमने कितना निकाला? 0.25 इंटू में R1 कितना है हमारा? 4, तो यहां से V1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया, 1 वोल्टेज। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, V1 1 वोल्टेज, V2 5 वोल्टेज, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इन द सर्किट डायग्राम सपोज R1, R2 एंड R3 have the value of 5 ohm, 10 ohm and R30 ohm, okay, and which connect battery of the 12 volt
एंड कैलकुलेट दीज वैल्यूज। पहले क्या कैलकुलेट करना है, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर्स। पहले यहां देखो कनेक्शन किसके अंदर दे रखा है, कनेक्शन दे रखा है पैरेलल के अंदर। जो तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। इसको मैंने मान लिया ये 5 ओम का है, 5 ओम का है, ये मैंने मान लिया 10 ओम का है, और ये थर्ड वाला मैंने मान लिया 30 ओम का है। ठीक ना, अब इसके अंदर जो बैटरी दे रखी है कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो वोल्टेज हमारा है 12 वोल्ट का। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहला वाला पार्ट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। हर रजिस्टर्स के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो हमें निकालना है। हमें पता है यहां से करंट जाएगा I, करंट जा रहा है I, और जैसे ये तीनों में जाएगा तो स्प्लिट हो जाएगा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा नंबर ए, जिसमें पूछा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है I1 कितना है, I2 कितना है और I3 कितना है। ठीक है, वही ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू IR होता है, तो यहां से I की वैल्यू कितनी आती है, I की वैल्यू आती है V अपॉन में R। ठीक, तो जैसे हमने पहले निकाला था I1 इक्वल टू क्या रहेगा, V अपॉन में R, तो V हमारा वही रहेगा सेम, और R की वैल्यू जाएगी 5 वोल्टेज। तो यहां से हम I1 कैसे निकालेंगे, I1 हो जाएगा V अपॉन में R1, I2 कैसे निकालेंगे हम, V अपॉन में R2, और I3 कैसे निकालेंगे, V अपॉन में R3। क्योंकि हमें पता है जब हमारा कनेक्शन पैरेलल के अंदर होगा तो वोल्टेज सेम रहता है, सिर्फ करंट स्प्लिट रहता है। तो यहां से हमारी I1 की वैल्यू कितनी रहेगी, V यानी कि 12 बटे में कितना है 5, I2 की वैल्यू कितनी आएगी 12 अपॉन में R2 कितना है 10, और I3 की वैल्यू कितनी आएगी 12 अपॉन में 30। या गई, अब इसको सॉल्व कर दो। I1 हमारा कितना आ गया 5 टू 10, 2.4 एम्पियर। हाँ, I2 कितना आएगा ये 1.2 एम्पियर, और I3 कितना आएगा, 3 से कट जाएगा ये आ जाएगा 4, और ये 3 से कटेगा 10 टाइम्स, और ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। I1 में कितना है 2.4 एम्पियर, I2 में कितना है 1.2 एम्पियर, एंड I3 में कितना है 0.4 एम्पियर। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकंड, द टोटल करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर कितना टोटल करंट गया, तो टोटल करंट यानी कि हमें I निकालना है, हम क्या कर देंगे तीनों को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा बी वाला पार्ट है, यही लिख देते हैं बी वाला पार्ट, टोटल करंट। तो टोटल करंट हमारा हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों को ऐड करके फटाफट से बता दो कितना आएगा आंसर, 2.4, 1.2 और 0.4, 4 4 8, 2.8, 2.8 और कितना हो गया 3 4 एम्पियर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना क्या यही आ रहा है, 2 और एक 3 और एक 4। ठीक है, 4 एम्पियर आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पे, सी टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस सी, तो जो भी हमारा सर्किट दे रखा है इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ये क्या है हमारा पैरेलल कनेक्शन है, तो इसका आएगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 5, इस R2 की वैल्यू 10 और R3 की वैल्यू 30। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा ये 1 अपॉन में R, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, 2 प्लस 3 अपॉन में 10 आ गया प्लस 1 अपॉन में 30। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 10 आ गया, 2 प्लस 1 3 अपॉन में 10 आ गया। फिर निकालो एलसीएम, ये क्या आएगा 1 अपॉन में R, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 10 की 30 से 300 आ गया, इसकी इससे करो 3 3 9 90, और 10 की इससे करो 10, ये आ गया आंसर 100 अपॉन में 300। 1 अपॉन में R, 0 से 0 कट गए, ये आ गया 1 अपॉन में 3, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पर देखो पावर, जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के पास एक्चुअली में है क्या, इलेक्ट्रिसिटी के पास है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है उसके पास और इलेक्ट्रिक करंट भी है, चार्ज भी है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल क्या निकल के आ रहेगी, पावर निकल के आ रहेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास टोटल पावर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I।
तो यही इसकी होती है पावर। पावर को लिखाएंगे हम P से, और P इज इक्वल टू V इंटू में I। तो पहला फॉर्मूला हो गया ये किसका, पावर का। कई बार क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा होता है किसी एग्जाम्पल के अंदर, किसी सवाल के अंदर, और वहां पूछी गई है आपसे पावर कैसे निकालोगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर V को रिप्लेस कर देंगे। क्या लगाने वाले हम यहाँ पर, ओम्स रूल लगाने वाले। जब हम ओम्स रूल लगाएंगे तो V को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, IR के साथ। V को मैंने हटाया, यहाँ लगा दिया IR। ये लगा देते हैं, V हटा करके मैंने लगा दिया IR इनटू में ये I यहाँ आ गया, तो I की मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया I स्क्वायर R। तो V का फॉर्मूला फिर, सॉरी पावर का फॉर्मूला फिर से जनरेट हो गया I स्क्वायर R। तो ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये हमारी पावर है। पावर की ऐसा यूनिट याद रखोगे, ये होती है वॉट, WATT, जिसको हम दिखा देंगे कैपिटल W से। कहीं भी दिखाएगा कैपिटल W तो समझ जाना वो वॉट की बात कर रहा है। वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो वॉट हमारे किसके बराबर हुआ, वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। तो वोल्टेज हमारा हमेशा इक्वल होगा वोल्ट एम्पियर के। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, ये भी आप याद रखना, ठीक है। 1 वॉट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट 1 इंटू में एम्पियर के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं वहां बात करूंगा 1 किलो वॉट की। मैंने क्या करा यहाँ पर 1 किलो वॉट लिख दिया, मुझे पता है यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, और ये आएगा 1000 वॉट। 1000 से मल्टीप्लाई कर दी वॉट की, तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ आ गया 1000 वोल्ट एम्पियर। ठीक, तो 1 किलो वॉट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के, 1000 वोल्ट एम्पियर के। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या करा 1 किलो वॉट को अब मैंने आवर से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 1 किलो वॉट 1 घंटे के लिए अगर कोई एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 किलो वॉट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है कंटिन्यूअसली 1 घंटे के लिए, तो हमने क्या कर दिया 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 किलो वॉट इंटू में 1 आवर, यही होता है हमारा 1 यूनिट के बराबर, जो कमर्शियल यूनिट हम घरों में यूज करते हैं। देखा होगा बिजली का जो बिल आता है वो आता है हमारी यूनिट के बेसिस पर। जो इलेक्ट्रिक बिल लगे, मीटर लगे होते हैं, मीटर के अंदर रीडिंग चलती है 10 यूनिट 20 यूनिट, तो जो वो यूनिट है, यूनिट क्या बता रही है हमें कि कितनी किलो वॉट एनर्जी हमने कंज्यूम की है कितने आवर्स के लिए, पर आवर्स के लिए, ठीक है। तो 1 किलो वॉट पर आवर्स की अगर हम बात करें तो हमारा 1 यूनिट के इक्वल होगा। अगर हम आवर को सेकंड में चेंज करते हैं, अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, किलो वॉट को मैं सिर्फ वॉट में चेंज कर रहा हूं, ये हो गया 1000 वॉट, ठीक, इनटू में आवर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेकंड के अंदर। मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर 1 किलो वॉट आवर को सेकंड में, और किलो वॉट को केवल वॉट के अंदर। 1 किलो वॉट इनटू में, जैसे ही आवर चेंज होगा सेकंड के अंदर, यह रहेगा 3600 सेकंड। इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो ये रहेगा 3.6, 1 2 3 4 5 6, 10 पे पावर 6, ये क्या बचा वॉट, यहां सेकंड, वॉट और सेकंड, ठीक। तो अगर मैं पावर को वॉट सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो वॉट सेकंड हमारा किसके बराबर होता है, जूल के। तो पावर को हम जूल में भी देख सकते हैं, कब जब हम उसको वॉट पर सेकंड के अंदर निकाल लें। यानी कि मैंने क्या करा, पावर के अंदर टाइम से मल्टीप्लाई करिए, और टाइम कौन सा हमारा सेकंड के अंदर है, तो जैसे मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई करा जूल के अंदर कन्वर्जन हो गया। तो 1 किलो वॉट आवर हमारा इतने सारे जूल्स के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1 यूनिट जब मैं आवर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 जूल जब मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसके बिहाफ पर, ठीक। चलो एक छोटा सा सवाल दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड द 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर किलो वॉट पर आवर। अब यहां पर एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी दे रखी है, 400 वॉट। तो पावर कितनी दे रखी है, 400 वॉट का, ठीक है। अब कितने चल रहा है वो, 8 घंटे पर डे चल रहा है, 30 दिन तक चलता है। अब आपको बताना है कि कितना कॉस्ट आएगा अगर 3 रुपीज पर यूनिट, क्योंकि ये यूनिट ही है किलोवाट पर आवर का, तो उससे आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले निकाले थे टोटल कितने किलोवाट आवर उसने एनर्जी कंज्यूम की है, और जितनी कंज्यूम की होगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से निकालते हैं टोटल पावर। टोटल पावर किसके अंदर, किलोवाट पर आवर के अंदर। तो पावर कितनी है उसकी, 400 है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लो, कितना निकालेगा एनर्जी कंज्यूम, और कंज्यूम हम किस में निकालेंगे, पर आवर के अंदर। एनर्जी कंज्यूम पावर कितनी है, 400 है, इनटू में कितने घंटे चला वो, 8 घंटे चला। कितने दिनों के लिए चला, 30 दिनों के लिए चला। 30 से मल्टीप्लाई कर दी, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको। 8
चौक 32 इंटू में 30, ये आ गया कितना 32 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई 96,000, ये कितना था वाट और ये कितना था आवर, तो 96,000 वॉट आवर के अंदर आ गया। किलो के अंदर चेंज करना है तो 3 जीरो हट गए यहां से, 96 किलो वॉट आवर। और 1 किलो वॉट आवर क्या होता है यूनिट होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 96 यूनिट के बराबर ही है, ठीक है। और रेट क्या है 3 रुपीज पर किलो वॉट का, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, टोटल कॉस्ट 3 इंटू में 96 कितना आ गया ये 300 में 12 का 188 रुपीज, सॉरी 288 रुपीज, ठीक है। तो इतने का बिल आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको, सिंपल सा सवाल है। टोटल एनर्जी निकाल ली, उसको हमने क्या कर दिया किलोवाट पर आवर के अंदर चेंज कर दिया, यूनिट के अंदर चेंज कर दिया, उसके बाद जितने भी रुपए का चार्जेस लगाना है मल्टीप्लाई कर दो, बिल निकल करके आ जाएगा। चलो हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको याद रखना है जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वहां पर कुछ हमारे इफेक्ट फॉलो किए जाते हैं। अगर कोई वायर मैंने ले लिया और इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर कुछ करंट पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होती है तो वहां पर जनरली हम 3 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन से किसी केमिकल से पास होती है तो वहां पर वो दिखाती है केमिकल इफेक्ट, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट वाले में, ठीक है, केमिकल इफेक्ट। सेकंड, अगर वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी किसी रेजिस्टेंस में से पास होगी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा धीरे धीरे गर्म हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करती है वो हीटिंग इफेक्ट भी दिखाती है। क्या दिखाती है वो हीटिंग इफेक्ट भी दिखाएगी। जिस जिस कंडक्टर में से या जिस जिस रेजिस्टेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो उतना ही ज्यादा हीट करेगा, जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ही ज्यादा वो हीट करता जाता है, ठीक है। देखा होगा सारे के सारे गैजेट, मोबाइल फोन में ज्यादा यूज कर लेता हूं तो वो गर्म हो जाता है, टेलीविजन ज्यादा चलेगा तो गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन वो बनी इसलिए कि ताकि वो गर्म हो, हीटिंग इफेक्ट दिखाए। तो अभी हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर जो होगा वो होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां से पास होती है वो एज ए मैग्नेट की तरह भी वर्क करती है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं अगले चैप्टर के लिए। अब देखो जरा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से भी पास होगा, कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी कैसा भी आर्टिकल्स हो, कोई भी गैजेट हो, तो यानी कि वो क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, और वो सारा का सारा क्या कर देगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। अभी निकालते कैसे हैं, ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है पावर पे। तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पर डिपेंड करती है, पावर पे। कितनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम के लिए। तो अभी हमने यही करा था, क्या करा था, पावर की टाइम से मल्टीप्लाई कर दी थी, पावर की मल्टीप्लाई करी थी टाइम से, तो क्या निकला था वो निकला था किलोवाट पर आवर। क्या निकला था, किलोवाट पर आवर, जिसको हम बोले थे यूनिट, कमर्शियल यूनिट। ये किसमें होती है, ये भी हमारी एनर्जी ही है और हीट भी हमारी एनर्जी ही है। तो हीट भी हम कैसे निकालेंगे, पावर इंटू में टाइम। हीट का फॉर्मूला, पावर हमने क्या पढ़ा था, पावर पढ़ा था V इंटू में I, और पावर हमने पढ़ा था I स्क्वायर R। फॉर्मूला पुट कर दो, यानी कि VI इंटू में टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर R इंटू में टाइम। तो हीट का फॉर्मूला क्या निकल गया, VIT। कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने हीट से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने यहां पर क्या देखा, I स्क्वायर RT। ये किसका हो गया, हीट का फॉर्मूला। किसी भी गैजेट के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा इन 3 टर्म्स पे, IRT पर। इसी को हम बोलते हैं एक जूल्स लॉ ऑफ हीट। लिख लो जरा उसको भी, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है और क्या कहता है। अगर ये पेपर में कहीं भी दिख जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो करना क्या है, तुम्हें फटाफट से ये वाली इक्वेशन लिख देनी है कि H इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर RT। हीट किस पर डिपेंड कर रही है, I स्क्वायर पे, R पे और T पर। तो यही तीनों स्टेटमेंट आपको लिख देनी है यहाँ पर कि जूल्स लॉ ऑफ थॉमसन, सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, पहली लाइन। दूसरी, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर या जो भी हमारा सर्किट है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम,
जितने टाइम के लिए वो कंज्यूम करेगा, जितने टाइम के लिए सप्लाई करेंगे हम सर्किट के अंदर, तो तीनों पर क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यही 3 स्टेटमेंट उठा करके आप इसके अंदर लिख दोगे। ये 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है आपसे, याद रखना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, नाउ चलो ये सवाल देख लेते हैं एग्जैक्टली मैं कहता क्या है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ द 880 वॉट व्हेन हीट इज एट मैक्सिमम। अब एक इलेक्ट्रिक आयरन दे रखी है, यानी कि प्रेस जिससे हम करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जब वो मैक्सिमम हीट वर्क करती है, प्रोड्यूस करती है, तो पावर कितना, रेट कितना है इसका, 880 वॉट का। सेकेंड, 440 वॉट व्हेन हीट एट द मिनिमम। अगर वो मिनिमम वर्क करती है, जब उसको लो कर देते हैं, तो मिनिमम उस पर क्या कर रहा है, वो उसकी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 440 वॉट हो रही है। नाउ द वोल्टेज इज 220 वॉट, जितना सप्लाई कर रहे हैं हम, वोल्टेज कितना है, 220 का। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड द करंट इन द ईच केस। दोनों केस के अंदर आपको करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाई वाले पे। ठीक है, नंबर 1 यहां लिखो सॉल्यूशन में, व्हेन हीट इज मैक्सिमम, जब हीट मैक्सिमम है तो पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 880 वॉट। ठीक, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, यहां पर हम करेंगे सेकंड वाला, व्हेन हीट इज मिनिमम, जब मिनिमम कंज्यूम होगी तो पावर कितनी है, 440 वॉट। ठीक है, वॉट। नाउ अब पहले जरा सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम के लिए पावर कितनी रखिए, 880 वॉट। निकालना क्या है आपको, रेजिस्टेंस और करंट। आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस कितना है, आपको फाइंड करना है करंट कितना है। ठीक है, आई भी निकालना है और आर भी निकालना है। पावर दे रखी है, पावर का फॉर्मूला याद करो, पावर हमने पढ़ा था, वी आई पढ़ा था, वी इंटू में आई। ठीक है, तो पावर हमारा हो गया वी इंटू में आई। यहां से देखो हम क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी अपॉन में वी। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, पी 880 वॉट अपॉन में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, दोनों में 220 वोल्ट है, तो मैंने यहां कर दिया 220 वोल्ट। डिवाइड करते 0 से 0 कट गया, 4 आ गया, तो टोटल करंट कितना आएगा इसमें, 4 एम्पियर आएगा हाई केस में। अब यहीं पे आर भी निकाल लो, तो आर निकालने का बहुत सारे फॉर्मूले हमारे, वी इक्वल टू आई लगा सकते हैं। हमें आर निकालना है तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, वी अपॉन में आई। ठीक, आई आर इक्वल टू वी अपॉन में आई। वी हमारा कितना है, वोल्टेज 220 वोल्टेज है, अपॉन में आई कितना निकाला, 4। अब इसको डिवाइड करके देखो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी कि रेजिस्टेंस कितना निकला, 55 ओम। ठीक, तो पहले वाले केस के अंदर रेजिस्टेंस 55 ओम है और करंट हमारा 4 ओम यूज कर रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन जब हमारी हीट मिनिमम प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी पावर कितनी है, 440 वोल्ट। तो यहां पर भी सेम निकालना है, हमें आई भी निकालना है और हमें आर भी निकालना है। तो उम्मीद है खुद से निकाल सकते हो, चलो फिर भी कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, V इंटू में आई। आई हमने यहां से निकाला, पावर अपॉन में V। पावर हमारी है 440 अपॉन में वोल्टेज हमारा 220, ये सॉल्व कर दिया हमने, आ गई 2, तो हमारा करंट कितना है, 2 एम्पियर का। V इक्वल टू आई आर रख दिया फॉर्मूला हमने, यहां से हम रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं और रेजिस्टेंस हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन में आई। वोल्टेज हमें दे रखी है 220 और आई हमने निकाला 2, यहां से डिवाइड करा, आ गया 110 ओम। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको। दोनों कंडीशंस के अंदर वी और आर निकाल लिया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो या आप तो डायरेक्ट पूछ सकते हो या आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट आएगा तो जरूर कमेंट में करना, या कोई चीज अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट में जरूर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।